हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए मैं लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखा हो दोस्तों, तो आप लोगों को फिजिक्स के 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5th टॉपिक ऑप्टिक्स हमारा चल रहा है। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। 3rd टॉपिक हमारा एस ब्लॉक जो है हम स्टार्ट कर चुके थे और एस ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ना शुरू करा था। तो एस ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक आता कहाँ है। तो मैंने बताया था आवर्त सारणी में जो है आपका स्टार्टिंग का जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक ही है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 वर्ग आते हैं, वर्ग पहला और वर्ग दूसरा, ठीक है। क्योंकि इनके जो अंतम इलेक्ट्रॉन हैं वो एस कक्षक में जाते हैं, इसलिए इन्हें एस कक्षक या एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एस कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1-1 आते हैं। कौन से वर्ग 1 के अंदर तत्व आते हैं, तो वर्ग 1 के अंदर जो तत्व आते हैं वे है आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक। इन सभी तत्वों को हम सार धातु कहते हैं। सार धातु कहने का कारण ये है कि जब इनकी अभिक्रिया जब इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि इनकी अभिक्रिया जब जल से करवाओगे आप तो आपको सारे प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनते हुए मिलेंगे। सार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो होता है NS1, ठीक। फिर मैंने आपको कुछ तत्वों के जो है यौगिकों के बारे में बताया था, जैसे कि Na2B4O7.10H2O बोरेक्स, फिर आपका Na2CO3 NaHCO3.2H2O ट्रोना जिसे कहा जाता है, NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर है, KCl MgCl2.6H2O कार्नेलाइट है, K2O Al2O3 6SiO2 फेल्सपार जिसे कहा जाता है। फिर हमारे बात करी थी कि जो फ्रेंसियम है वो एक हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका एक समस्थानिक होता है 223 फ्रेंसियम, जिसकी अर्धायु मात्र 21 मिनट होती है। समस्थानिक क्या होते हैं मैंने यह भी आपको बता दिया था कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन बाकी चीज़ें अलग अलग हो सकती है, उन्हें कहते हैं हम समस्थानिक। समबारिक कौन से होते हैं, तो वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार जो है वो बराबर आता हो, ठीक है। इसके बाद में हमने बात करी थी जो भी वर्ग 1 के अंदर तत्व आते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। सोडियम की बात करी थी 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रेंसियम 87, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आज जो ये सार धातु है इनके कुछ फिजिकल गुणों के बारे में यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ये आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है। तो आप लिखेंगे सार धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। तो जो सार धातु होते हैं यानी कि जो बेसिक एलिमेंट्स है या बेसिक मेटल है उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी यूज करेंगे, तो हम पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में, ठीक है। आप लिखेंगे परमाणु या आयनी त्रिज्या, ठीक है। परमाणु या आयनी त्रिज्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब परमाणु या जो आयनी त्रिज्या होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको जब पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का पीरियोडिसिटी या फिर जो है एलिमेंट की जो पीरियोडिसिटी होती है पीरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर बताया था कि सार धातुओं के जो परमाणु हैं वो दोस्तों कहाँ आते हैं, सबसे पहले आते हैं, यानी बाईं तरफ अगर आवर्त सारणी में उपस्थित है तो वो एस ब्लॉक के तत्व ही है। इसीलिए ये जो है पर्टिकुलर अपने आवर्त के अंदर सबसे बड़े होते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ जैसे जैसे परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनका आकार भी जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, क्यों भाई साहब, आपको पता होगा कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे परमाणु की आकार जो है वो बढ़ता जाता है, इसलिए परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु का आकार भी बढ़ता है। और आपके अगर आवृत में बात की जाए तो सबसे बड़ा अपने आवृत में कौन होता है, सार धातु होते हैं। ठीक, तो ये चीज आप लिख लीजिए कि सार धातुओं सार धातुओं के परमाणुओं सार धातु के परमाणुओं का आकार आवर्त सारणी में अपने संबंधित आवर्त में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें परमाणु या आयनिक त्रिज्या की तो इसके अंदर जो सार धातु है वो परमाणु अपनी पूरे की पूरी आवर्त में सबसे बड़ा होता है। ठीक, दूसरा आप इसके अंदर लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। तो परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। ठीक, फिर आपको मैंने एक बात और समझाई थी कि कोई भी धनायन जो होगा वो अपने जनक परमाणु से हमेशा छोटा होता है, यानी कि m जो है वो हमेशा बड़ा होगा m+ से। ठीक, ये है मान लो सार धातु, क्या है ये, सार धातु है। और ये मान लो आपका क्या है, अरे ये तो है आपका सार धातु, और ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, आप मान लीजिए परमाणु का धनायन या सार धातु का धनायन। ठीक, तो ये बात आप याद रखेंगे। और ये क्यों होता है कम, तो आप लिखिए, देखिए सार धातु जो है सार धातु के धनायन से बड़ा होता है क्योंकि, मैं यहाँ रीजन लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप लिखेंगे पहला तो इलेक्ट्रॉन त्यागने, जब देखो भाई पॉजिटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आयन की बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम सार धातु की बात करें तो सार धातु के अंदर क्या होता है दोस्तों, सार धातु के अंदर जो है जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है वैसे ही जो इसका बाह्यतम कोश है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और जब बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया तो बचा क्या बेचारा, कुछ भी नहीं बचा, ठुल्लू। ठीक है, इसलिए जो है क्या होता है, बाह्यतम कोश में से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है वैसे इसका बाह्यतम कोश ही पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और दूसरा रीजन आप इसका लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की
इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है और जिससे आकार छोटा होता है। ठीक है, तो आपका पहला तो क्या रीजन है दोस्तों? पहला रीजन तो ये है कि जैसे ही एक बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका बाहरी कोश ही जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। और दूसरा रीजन है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में जब प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है तो उससे आकार जो है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें मेरे को लगता है आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट। तो आपके बात आ जाती है कि आपको पता होगा दोस्तों, ये चीज़ मैंने पहले भी बता दी है तो वापस लिखवाने का कोई औचित्य नहीं है कि वर्ग के अंदर जब आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो परमाणु आकार जो है वह अपने लगातार वृद्धि जो है प्रदर्शित करता है। यानी जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। चलिए, पहला फिजिकल गुण था परमाणु त्रिज्या, जो कि हुआ आपका समाप्त। अब हम बात करेंगे घनत्व के बारे में। किसके बारे में? घनत्व, यानी कि इनकी जो डेंसिटी है उसके बारे में। ठीक, चलिए तो आप लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले तो कि सार धातुओं के घनत्व बड़े परमाणु आकार के कारण आवर्त में कम होते हैं। ठीक है, तो जो सार धातु है इनकी डेंसिटी जो है, इनका घनत्व जो है वो क्या होता है? कम होता है आवर्त के अंदर। कम होने का रीजन ये है कि आप लोगों को पता होगा डेंसिटी बराबर होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और आपको पता है जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अरे भाई ऑब्वियसली बात है कि आपको दिख रहा है डेंसिटी और आपका वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी, घनत्व घटेगा। तो आपको पता है कि सार धातु तो पूरे के पूरे आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पूरे आवर्त के अंदर सबसे बड़ा आकार इनका ही होता है। इस वजह से जो है क्या होगा? इनका आकार बड़ा होने के कारण इनकी घनत्व जो होगा, डेंसिटी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में कि आपको पता है दोस्तों कि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो क्या होता है? परमाणु आकार जो है उसमें तो वृद्धि होती ही है, साथ साथ द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। और जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो हम ये कहेंगे कि धातुओं का घनत्व भी जो है नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। तो आप लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है और द्रव्यमान में वृद्धि होती है, इससे घनत्व में वृद्धि होगी। इतना बड़ा ना लिख कर मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में
वृद्धि होती है। ठीक है, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो क्या होगा, घनत्व में वृद्धि होगी। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक आपको जो है एक्सेप्शन में लिखवा देता हूँ। तो आप लिखेंगे कि जो पोटेशियम होता है आपका, क्या दोस्तों, पोटेशियम। ठीक है, ये जो पोटेशियम होता है इसकी डेंसिटी, पोटेशियम की डेंसिटी जो है वो सोडियम से कम होती है, यानी कि सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है पोटेशियम से। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि जो हमारा पोटेशियम है दोस्तों, इस पोटेशियम का आकार एक तो बड़ा है, क्या है, आकार बड़ा है, और आकार बड़ा होने के साथ साथ पोटेशियम के पास में एक रिक्त यानी कि खाली डी कक्षक, एक एक्स्ट्रा कक्षक जो है उपस्थित है, उस वजह से उपस्थित होता है। ठीक, ये बात आपको एक्सेप्शनली याद रखनी पड़ेगी कि आपके सोडियम का घनत्व पोटेशियम से पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कम क्यों है। तो सोडियम का घनत्व ज़्यादा है इसलिए क्योंकि पोटेशियम का एक तो आकार बड़ा होता है, साथ ही साथ जो पोटेशियम है इसके पास में डी कक्षक जो होता है उपस्थित होता है, और वो डी कक्षक खाली होने के कारण आपका पोटेशियम का घनत्व कम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है आपके गलनांक, क्या दोस्तों, गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। अब अगर हम बात करें गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, तो गलनांक और क्वथनांक के बारे में हम बात करेंगे तो सार धातुओं के लिए गलनांक और क्वथनांक दोनों ही कम होते हैं। अब इनका कम होने का रीजन क्या है, आप लोग जानते हैं। गलनांक का मतलब क्या है, किसी भी धातु का कितना जल्दी वो पिघल सकता है, यानी किस टेम्परेचर पर पिघलेगा उसको हम गलनांक कहेंगे, और जमेगा यानी क्वथनांक कहेंगे। अब कोई भी धातु जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ कब गलेगी, कब पिघल सकती है जल्दी से जल्दी, जब वो ऑलरेडी या तो लिक्विड फॉर्म में हो या थोड़ी सी ऐसी बंधी हुई हो कि थोड़ा गर्म करने पर ही एकदम से मतलब पूरी पिघल जाए। तो वो कब पॉसिबल है, जब आपके पास जो धातु है वो ज़्यादा एकदम कठोर तरीके से एकदम जो है प्रबल बल के साथ में बंधा हुआ न हो। दुर्बल अगर बंधों से बंधा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो धातु क्या हो जाएगा, जल्दी से पिघल जाएगा। तो आपका इस वजह से जो सार धातु है इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके संयोजकता कोश में यानी कोवैलेंसी वाला जो है वैलेंस सेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, एक 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 एक, मैंने बताया ना। अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो बेचारा एक सेंटर से इतने दुर्बल बल के साथ होगा कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, इस वजह से। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके अंदर सार धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक, सार धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। ठीक, कम होते हैं क्योंकि संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच
दुर्बल धात्विक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से, ठीक है, दुर्बल बल पाया जाता है, आपका क्या होता है, दुर्बल धात्विक बंध होता है, इस वजह से ये जल्दी से जल्दी जो है पिघल जाते हैं, तो इनका गलनांक और क्वथनांक इस वजह से कम होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वर्ग में नीचे जाने पर, यानी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो नीचे जाने पर परमाणुवीय आकार, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज आकार बढ़ने के कारण गलनांक घटते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे कि वर्ग के अंदर, किसी भी वर्ग में जब आप नीचे से जा रहे हो, यानी ऊपर से आप नीचे की ओर जा रहे हो, तो नीचे जाओगे तो आपको पता है कि परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ने के कारण उसका गलनांक जो है वो कम होता है। ठीक, चलो चौथी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे आयनन एंथैल्पी। किसकी बात कर रहे हैं, आयनन एंथैल्पी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है दोस्तों, तो सार धातुओं की आयनन ऊर्जा, सार धातुओं की आयनन ऊर्जा का मान अपने आवर्त के अन्य तत्वों की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, तो सार धातुओं की आयनन ऊर्जा का मान जो है वो अपने आवर्त के अन्य तत्वों की तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ते जाओगे आयनन ऊर्जा बढ़ती है, मैंने ये आपको बताया भी था, और इनका आकार बड़ा है, इस वजह से इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक, ऐसे ही ये तो हुई आवर्त की बात। अगर हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे या जब लिथियम से सीजियम की ओर नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। ये कम क्यों होता है, क्योंकि परमाणु आकार, आपको पता है ना, नीचे जाने पर बढ़ता है, तो परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक, समझ में आ गई बात। ये आपको, मेरे को लग रहा है, कंप्लीट डिटेल में आयनन ऊर्जा के बारे में पीछे जो बताया गया है उसी से ये रिलेटेड है, तो हमें जो है इसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सब चीज़ें मैं पीछे समझा चुका हूँ। अब आप इसके अंदर लिखेंगे कि जो सार धातु होते हैं, सार धातुओं की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी
का मान बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है, क्योंकि भाई इनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। क्यों होती है उच्च? तो पहला इसका रीजन है कि M प्लस आयन का विन्यास, M प्लस आयन का विन्यास स्थायी, कैसा होता है? स्थायी यानी स्टेबल। क्यों? क्योंकि दोस्तों NS2 फॉर्म में होगा या फिर NP6 होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे भाई देखो, जैसे लिथियम का लिखेंगे तो NS2 हो जाएगा। ठीक, तो जब ये आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो विन्यास है वो स्थायी हो जाता है। और जब स्थायी है तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा? और जब इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा आप लिखेंगे कि M प्लस आयन का आकार, M प्लस आयन का आकार नाभिकीय आयन का आकार नाभिकीय आवेश में वृद्धि, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। तो जो M प्लस आयन का आकार है वो नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है और नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण इसका आकार जो है छोटा होता है। इस वजह से भी जो है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा उच्च प्राप्त होता है। ठीक, अब इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें तो ज्वाला परीक्षण भी आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आता है, अपचायक गुण भी आते हैं। इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें जो है मोटिवेशन जरूर मिलता है और उसी से लगातार फिर हम आप लोगों के लिए जिस प्रकार से क्लासेस लेकर आ रहे हैं उसी प्रकार से ला पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।